टैक्स इंसिडेंस। हेडिंग डालना है टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस। जैसा कि हम लोगों ने अब तक सीख लिया है, ओ आर, एन ओ आर और एन आर बनाना, तो अब हम ये भी आज सीखेंगे कि किस व्यक्ति के हैंड में इनकम टैक्सेबल होगी और किसके में नहीं होगी। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, ये मिस्टर चुन्नू furnished the following particulars of his income earned during the previous year relevant to the assessment year 11-12, sorry 21-22. These are the informations. और find out gross total income of Mr. चुन्नू if he is ROR, RNOR और NR। तो तीनों स्थिति में वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मिस्टर चुन्नू ओआर होते तो कितना टैक्सेबल होता, मिस्टर चुन्नू एनओआर होते तो क्या टैक्सेबिलिटी होती, मिस्टर चुन्नू एनआर होते तो क्या टैक्सेबिलिटी होती। तो हमने क्या किया, एक ही पेज पर 3 कॉलम बना दिए और 3 कॉलम बना के हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जहां इनकम आएगी वहां डाल देंगे और जहां नहीं आएगी वहां डैश लगा देंगे और लास्ट में अगर उसका टोटल कर देंगे तो बन जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। राइट। सो जहां आएगी वहां डालेंगे, जहां नहीं आएगी वहां नहीं डालेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे आप लोग। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अर्न एल्स वेयर। अगर हमने कोई इनकम अर्न की है, मतलब इंडिया में रिसीव किया, कमाई कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए मैंने यूएस में कुछ डील की और पैसे मुझे इंडिया में प्राप्त हुए। ध्यान रखना, रिसीव्ड मींस फर्स्ट रिसीव्ड, सीधा पहला रिसीव्ड हमें इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस में रिसीव हुआ या इंडिया से बाहर रिसीव हुआ और फिर हम उसे इंडिया लेके आ रहे हैं। ध्यान रखना, रिसीव्ड का मतलब रिसीव्ड, कभी भी रेमिटेड, सेंट, ब्रॉट इनटू, इसे रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। जब तक रिसीव्ड इन इंडिया शब्द नहीं लिखा गया तब तक हम उसे रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे। अब सर रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि साहब मैंने कैश सेल्स की तो पैसे मिल गए, क्रेडिट सेल्स की तो मिल जाएंगे, मान लो मिल जाएंगे, तो डीम्ड रिसीव्ड हो गया। कैश सेल्स की तो रिसीव्ड हो गया। तो रिसीव्ड या डीम्ड रिसीव्ड कुछ भी हो, अगर वो इंडिया में है और हमने कमाया कहीं पे भी है, तो चाहे आप ओ आर हैं, चाहे आप एन ओ आर है, चाहे आप एन आर हैं, तीनों के केस में वो टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखें, इनकम अर्न और डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया रिसीव्ड एल्सवेयर। आपने इंडिया में अर्न की है, रिसीव कहीं भी हुआ हो, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रॉपर्टी इंडिया में बेची और उसका पेमेंट मुझे नेपाल में मिला, मुझे उसका पेमेंट गल्फ कंट्रीज में मिला, पाकिस्तान में मिला, कहीं भी मिला, अर्न कहाँ की थी, इंडिया में। तो अगर आप अर्न इन इंडिया करोगे तो वो भी आपका तीनों में आएगा। इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट को मिलाकर मैं याद करना चाहूं तो कैसे याद रखूं, सिंपल, चाहे तो अर्न इन इंडिया हो चाहे रिसीव्ड इन इंडिया हो, कुछ भी हो दोनों में से, वो ओ आर, एन ओ आर, एन आर तीनों में आएगा। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन situated outside India
but controlled and managed from India, but controlled and managed from India। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कहीं भी हो और अगर कंट्रोल इंडिया से होता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। और अगर रेजिडेंट बना तो रेजिडेंट का मतलब सिर्फ ओआर नहीं होता, ओआर भी होता है एनओआर। याद करो, दो बेसिक कंडीशन थी, एक सेटिस्फाइड करी तो रेजिडेंट और नहीं की तो नॉन रेजिडेंट, और फिर रेजिडेंट की दो ब्रांच थी, ओआर और एनओआर, राइट। तो ओआर और एनओआर यानी कि ओआर टैक्स देगा, एनओआर टैक्स देगा, एनआर टैक्स नहीं देगा। पॉइंट नंबर 4, इनकम earned and received outside इंडिया। इनकम बाहरी अर्न की, बाहरी रिसीव की, सिर्फ ओआर में आएगा, बाकी दो में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक डायलॉग दिया था, याद होगा आपको, कि अर्न मतलब वर्ल्ड में ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज ओनली एन अनलकी पर्सन हु विल हैव टू पे टैक्स ऑन हिज ग्लोबल इनकम। ओआर वर्ल्ड का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान है जिसे उस इनकम पे भी टैक्स देना है जो उसने इंडिया में ना अर्न की ना रिसीव की। ओके। पॉइंट नंबर 5, पास्ट ईयर्स इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द previous year। past year's income brought into India during the previous year। कहीं नहीं आएगा, आंसर मैं लिख रहा हूं। जवाब मुझे आप लोग दें कि पास्ट ईयर्स की इनकम कहीं नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, क्या रीजन हो सकता है उसका, जवाब दें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Sir, it is already taxed. Past year already taxed. Only previous year income assessed. Taxation is already done on that income. It would be taxed already once. Income was taxed earlier. Assumed, bro. Taxes before. One income cannot be taxed twice. Wherever it is earned, it was taxed there in that previous year. बहुत सारे जवाब आए। लास्ट जवाब आया कि जहां भी अर्न हुआ है वहां टैक्स दे दिया होगा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, वो टैक्स मतलब बड़े साधारण शब्दों में आप ये देखिए कि कोई भी इनकम जो बाहर अर्न हो, बाहर रिसीव्ड है, वो कम से कम ओआर तो टैक्स पे कर ही रहा है, उस पर कम से कम ओआर तो पे कर ही रहा है टैक्स। इज दैट क्लियर? तो आपने बोला कि सर पहले टैक्स लग गया होगा, ज्यादातर स्टूडेंट का ये आंसर है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, एकदम सही बोला है आपने। बट दोस्त अगर यहां पर लिखा हुआ होता पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम, अनटैक्स्ड इनकम, अब आपका क्या रिप्लाई है? अब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज फास्ट दीजिए। मिली जुली प्रतिक्रिया। पामेली, स्टिल नो टैक्स आई थिंक। वाई यू थिंक कि क्यों नहीं लगना चाहिए? वाई शुड नॉट बी टैक्स? Why it should not be taxed? Want to know the reason? Nation wants to know। बताइए। नहीं, फिर तो अगर आप ये कह रहे हो कि सरकार को प्रीवियस ईयर तक लेना था, तो एक बात और, मुझे एक साल ही तो इनकम छुपानी है, और मैंने अगर एक साल इनकम छुपा दी तो उसके बाद अगले साल में ले आऊं और मुझे पता चल जाए गवर्नमेंट तो टैक्स लगा ही नहीं सकती, तो फिर क्या होगा उस केस में? उस केस में दुनिया एक साल फॉरेन इनकम को छुपाएगी और अगले साल ले आएगी और फिर कोई टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती, तो ये तो गलत होगा ना। फिर तो ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, लोग एक साल छुपाएंगे बस और अगले साल लेके नहीं आएंगे, अगले साल लेके आएंगे तो बच जाएंगे, उस साल नहीं लेके आएंगे इस साल इनकम अर्न की। नहीं पामेली, रिसीव और डीम टू बी रिसीव नहीं, रिसीव और डीम टू बी रिसीव होता तीनों टैक्स देते। मैं कह रहा हूं
ओआर तो देता कम से कम, पर अगर अनटैक्स्ड है तो भी कोई नहीं टैक्स दे रहा। तो मैं रीजन जानना चाहता हूं कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। चलिए अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बताने जा रहा हूं। टैक्स फ्री इनकम नहीं हो सकती, नो। सुनिए मेरी बात। देखिए अगर गवर्नमेंट इस इनकम पर, जिस पर टैक्स इंडिया में नहीं लगा, और कोई व्यक्ति मान लो प्रीवियस ईयर से पहले ईयर्स की इनकम है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इनकम को इंडिया में लेके आ रहा है, और गवर्नमेंट ये कहे कि साहब इस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और ये हमें पता चल जाए कि 1 साल के बाद अगर हम इनकम लेके आएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो ये जनरल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। तो बताइए इस तरीके से इनकम हर बार टैक्स से बच जाएगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ना जिससे इस तरीके की बदतमीजी कोई करने से पहले 1000 बार सोचे। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दो ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है, मैं पूछता हूं कौन सा होना चाहिए, फिर हम फाइनल करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन सा बताया है। ऑप्शन 1, प्रीवियस ईयर की इनकम मान लो और उस पर उससे क्या ले लो, टैक्स ले लो, काम खत्म। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है साहब। सेकंड, नहीं साहब आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं दिया, तो सबसे पहले तो टैक्स दो, फिर उसके ऊपर लगभग टैक्स के बराबर ही पेनल्टी दो, और फिर इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट भी दो, यानी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। अब भैया दो ऑप्शन है, एक तरफ मान लो अगर टैक्स रेट 30% मैक्सिमम चला जाता है 30, यहां लगभग 60 से 61%, यानी गवर्नमेंट कहे कि ठीक है प्रीवियस ईयर की इनकम में शामिल कर लो और आप हमें टैक्स दे दो। एक ऑप्शन ये देते हैं, और दूसरा नहीं जी आपने बदतमीजी की थी, जिस ईयर की इनकम थी उस ईयर में आपको टैक्स देना था, आपने नहीं दिया तो हम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएंगे, 61% लगाएंगे। आप बताइए ऑप्शन कौन सा ज्यादा सही है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर होते और गवर्नमेंट आपको ये पावर देती तो आप क्या यूज करते। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 1, ओके, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट सब, वेरी गुड। तो भैया गवर्नमेंट ने भी यही किया है, ये वाला कोई ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है, मैंने दिया था आपको ऑप्शन ये बेसिकली यही है। अब बताइए अगर इसे प्रीवियस ईयर की इनकम में शामिल कर दे तो यहाँ टोटल हो जाता और फिर ये 30% से ही टैक्स लगती। इसलिए इसे चाहे वो टैक्सड है चाहे अनटैक्सड, टैक्सड है तो गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, कोई टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन अनटैक्सड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका सेपरेट असेसमेंट करती है, अलग से असेसमेंट करती है, और फिर उस पर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब लेती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि पास्ट ईयर की इनकम टैक्स या अनटैक्स क्यों नहीं यहाँ पे टैक्स होती, तो टैक्स तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले टैक्स लग चुका, और अनटैक्स भी यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर इसमें शामिल कर दी तो मैक्सिमम 30% ही टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट 60 से 61% टैक्स ले सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट क्या लेगी, 60 से 61%। सो आई थिंक दिस लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताइए इनकम तो देखिए वो तो अकाउंटिंग सिस्टम पे अगर आपने ड्यू बेसिस पे रखा तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लग जाएगा, दैट्स ऑल। हु वुड बियर, जो इनकम लेके आ रहा है वो बियर करेगा, और कौन करेगा। हाँ ऑन ऑब्वियसली ओआरई होगा क्योंकि ओआरई वर्ल्ड की इनकम पर टैक्स देता है। चलिए अब हम पॉइंट ले रहे हैं छठा, पर्सनल गिफ्ट्स। मुझे कहीं से गिफ्ट मिला तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा, लगेगा क्यों भाई। देखिए पर्सनल गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, ये माना जाता है कि जिससे मिल रहा है उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया होगा। और अगर आप ये कहेंगे सर जिसने मुझे दिया है, मान लो उसने ब्लैक मनी से दिया, उसने टैक्स नहीं जमा किया, तब क्या होगा, तब क्या होगा जी। तो उस स्थिति में मान लो मुझे मेरे ससुर साहब ने 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, मैं ठहरा ईमानदार असेसी, मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया, कैश टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दी मैंने। अब 1 लाख एक साथ 5 लाख रुपए बढ़े, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेरे पास नोटिस आया, बोले संजीव जी ये 5 लाख रुपए क्या है, मतलब चूंकि कैपिटल शुड बी वाइट, तो ये 5 लाख जो ऐड किए गए हैं इस पर टैक्स लग चुका कि नहीं, कहां से आए। मैंने जवाब दिया कि साहब
ये मुझे मेरे ससुर साहब ने दिए हैं। अब बस बात खत्म। अब दूसरी नोटिस किसको पहुंची? ससुर साहब को। और पूछा गया, गुप्ता जी आपने दामाद को 5 लाख रुपए दिए, अच्छी बात है गिफ्ट दे रहे हो, बट ये बताओ ये पैसे पे टैक्स दिया क्या? गुप्ता जी बोले, जी वो तो भूल गया। बस। तो अब गुप्ता जी को ही पकड़ा जाएगा और गुप्ता जी से ही टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों वसूल की जाएंगी। और फिर गुप्ता जी कसम खा लेंगे कि अब संजीव वासने को 1 रुपए का भी गिफ्ट नहीं देंगे, 1 रुपए का भी गिफ्ट संजीव वासने को नहीं देंगे। ठीक है, तो कसम ही खाएंगे जब मैं इस तरीके से बता दूंगा। तो कुल मिला के जो देने वाला है, लेने वाले के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, देने वाले के ऊपर। लेकिन हाँ, वो 50,000 से ऊपर का गिफ्ट आएगा तो वो आईओएस जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी मैंने जो पढ़ाया है वो आपने ध्यान देना है, पर्सनल गिफ्ट को यहाँ पे कहीं भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, नहीं तो मैं एक प्रैक्टिकल दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स आर नॉट टैक्सेबल, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको तभी बोला कि ये सेक्शन 56 का आइटम है गिफ्ट का, मैं जब वो डिस्कस करूंगा आईओएस में तब डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि आपने इसको यहाँ पे पर्सनल गिफ्ट्स को कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाना है। तो बताइए, टिल दिस स्टेज ऑल 6 पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? इनकम अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों टैक्स देंगे। बिजनेस बाहर है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सिर्फ ओआर एन ओआर देंगे। बाहरी अर्न बाहरी रिसीव्ड, सिर्फ ओआर देगा। और पास्ट ईयर और पर्सनल गिफ्ट पे कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो आई थिंक सबको एकदम क्लियर है, आपने लिख भी दिया है, यस सर, नो डाउट, समझ आ गया। तो अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, फटाफट से 5 मिनट में आप इसे खत्म कर दीजिए ताकि हम ये चैप्टर फिनिश करें और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये आप ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाला शुरू करें 18वां। ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लें, केवल 3 कॉलम बना लें, ओ आर एन ओ आर एन आर वाला। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन आप ले लें, ओ आर एन ओ आर एन आर वाला। 5 मई पे में इफ अनटैक्स्ड तो क्या होगा? हाँ, अनटैक्स्ड है तो सेपरेट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगेगी, इसलिए अलग से उसका असेसमेंट होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी भी केस में शामिल नहीं होगा वो, राइट। अच्छा ये बताइए, बुक दिख रही है मेरी आपको? अभी भी नहीं दिख रही? अब दिख रही है, ओके। नाउ यस, ओके। तो बस आप ये फटाफट से ट्राई करें, है ना, मैं वेट कर रहा हूं। 2 से 3 मिनट लगाइए और केवल अमाउंट लिखते चले जाइए। चलिए साहब, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट से। देखिए, इस तरीके से हम लोग 3 ये बना लेंगे, ओ आर, एन ओ आर और एन आर। और बस अब सवाल देखते जाएंगे और यहां पे लिखते जाएंगे। वो पूछेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सीधा मैंने ऐसे लिख देना है, पॉइंट नंबर 1 लिख के, और अमाउंट लिख दूंगा सीधा। एग्जाम में आए तो जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है एज इट इज आप कॉपी करके लिख दें वहां पर, ठीक है ना। तो पहला था इंटरेस्ट डेवलपमेंट बॉन्ड्स पर 50,000। तो देखिए 25,000 इंडिया में मिला, तो जो इंडिया में मिला वो तो तीनों के में आएगा 25,000, और बाकी 25 मिला, अर्न तो बाहर हुआ ही था, आधा इंडिया मिला तो हमने आधा तीनों में डाल दिया, तो आधा अर्न भी बाहर है, मतलब अर्न पूरा बाहर है,
पर आधा अर्न इंडिया में और आधा मतलब आधा रिसीव्ड इंडिया में और आधा बाहर। तो जो आधा इंडिया में था वो तो यहाँ आ गया, और जो आधा बाहर था वो यहाँ। इसका मतलब 50, 25 और 25 हम इस तरीके से दिखा देंगे, राइट। इस तरीके से हमारा 50, 25, 25 दिखाएंगे। तो 25 मैंने पहले तीनों में डाला, फिर 25 सिर्फ ओआर में डाला। अब सही मायने में तो हमें एकदम सही फिगर डालनी चाहिए, तो वो हमने सही एक साथ डाली, 50, 25 और 25। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम बांग्लादेश में है। ध्यान रखना, अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है तो ही एग्जाम्प्ट है, इंडिया से बाहर है तो वो टैक्सेबल होगी। बाहर रिसीव्ड और रेमिटेड टू इंडिया, भैया मैंने आपसे कहा था रेमिटेड, ब्रॉट इनटू और सेंट, ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,50,000 बाहरी अर्न और बाहरी रिसीव्ड, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस पर क्या देगा, टैक्स, वो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बाकी दोनों नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूएसए रिसीव्ड देयर, मतलब बाहरी अर्न बाहरी रिसीव 3,20,000, इसमें से 80,000 खर्च हो गए, 220 लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। फिर वही बात, रेमिटेड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है और पर्सनल खर्चों की कोई डिडक्शन मिलती नहीं है। इसका मतलब 3,20,000 पे पूरे पे टैक्स लगेगा। तो बाहरी अर्न बाहरी रिसीव्ड तो सिर्फ कौन देगा, ओनली ओ आर, 320 ओनली हियर, बाकी नहीं देंगे। फोर्थ, इनकम accrued from business in Iraq which is controlled from India, 2 लाख रिसीव्ड इंडिया, 2 लाख है तो वो तो तीनों में आ जाएगा, बाकी 1.5 लाख बचा, 1.5 क्यों कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ओ आर एन ओ आर। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ओ आर एन ओ आर में 350, 350 और इसमें 2 लाख। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है, नाउ इट इज टैक्सेबल। और इंडियन कंपनी का है तो अर्न इन इंडिया माना जाएगा, और अर्न इन इंडिया माना जाएगा तो ये कहाँ आएगा, तीनों में आएगा। सर डन, अर्न इन इंडिया, ओके। तो ये आपको याद रखना है, डिविडेंड अब एग्जेम्प्ट नहीं है, नाउ इट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, वो बात दूसरी है कि अब पेइंग कंपनी इस पे टीडीएस काट के डिविडेंड पे करेगी। तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो टीडीएस से उसको ग्रॉस अप करके टैक्स बनाएंगे, और फिर जो टीडीएस से माइनस करके तब रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। सो नाउ इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डिविडेंड 1,75,000 इन ऑल 3 केसेस। सिक्स पॉइंट है पास्ट ईयर, ये तो वैसे ही कहीं नहीं आना, लो जी मैंने भी क्रॉस लगा दिया। 7th पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन आगरा। अब बताओ आगरा में बिजनेस है तो अर्न इन इंडिया हो गया। अब ये कितना भी आपको इमोशनल करे कि 50% बाहर से है और ये है और वो है, सब सब और सब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ध्यान रखना, इंडिया में अगर अर्न हो गया या रिसीव्ड हो गया तो बाकी सारी बात बेगानी हो गई। इसका मतलब ये जो हमारी कितना है प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया 1,05,000, आगरा में है, अर्न इन इंडिया है, और अर्न इन इंडिया है तो 1,05,000 तीनों में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन इंडिया, अगेन इंडिया में बेची गई है तो फिर अर्न इन इंडिया, तो 1,50,000 भी तीनों में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन इंडिया हमने डाल दिया। पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, अब जो एम्प्लॉयर है पेंशन पे करेगा वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंडिया में डेबिट करेगा, खर्चा करे मानेगा वो, और जब वो खर्चा इंडिया का माना गया तो इनकम भी इंडिया से मानी जाएगी। इसका मतलब ये भी अर्न इन इंडिया हो गया, और तीनों में 2,10,000 आएगा। और लास्ट है आपका पर्सनल गिफ्ट, चाहे इंडियन करेंसी चाहे फॉरेन करेंसी कहीं नहीं आएगा। जरा बस ये बता दीजिए जो आंसर मैंने बुक में दिया है ये आंसर सही है या गलत है, ताकि मैं इसे कॉपी कर दूं फिर। दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग।
ओ आर तो सही है, बाकी भी चेक कीजिए, टोटल करके बताइए आंसर सही है या गलत है, ये दोनों एन ओ आर और एन आर का। तीनों आंसर करेक्ट है। 840 एन आर। एक बार सब लोग प्लीज चेक करें, फटाफट से बताएं, एन आर का टोटल गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। ये श्वेता श्री का 1,40,000 आ रहा है और हमारा 7,15,000 आ रहा है। 2, 4, 7। हाँ, अपना आंसर गलत लग रहा है। 865, 865 आई थिंक, ये सही है, 865 है। हम्म, एक बार चेक कर लें, हमने सही डाला है 50, ठीक है, 25-25। 250 सिर्फ ओ आर में, 320 ओ आर में, 350, 350 एंड 2 लाख, ठीक है। 175 नाउ इन ऑल 3 केसेस। 2,05,000 कहीं आना नहीं है, 1,05,000 तीनों में, 1,50 तीनों में, 2,10 तीनों में। यस, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आर सेइंग लास्ट इज 8,65,000, सो आई एम करेक्टिंग दिस, एंड आप अपनी बुक में भी करेक्ट कर लेना। 8,65,000, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, 8,65,000। तो बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट ओ आर एन ओ आर एन आर की टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना हमें समझ आया, एकदम क्लियर है? प्लीज फटाफट बताएं, एकदम क्लियर है? यस सर, ओके। बस अब हम स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर्स, इनको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, ये हेडिंग डाल लीजिए आप। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईओएस। हमारी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम बना रखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉई हूँ और सैलरी अर्न करता हूँ, तो एम्प्लॉयज की इनकम के लिए हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज बना, एम्प्लॉयज की इनकम के लिए। ऐसी मैंने कोई प्रॉपर्टी ली और किराए पर उठा दी, रेंट आ रहा है, तो रेंटल इनकम के लिए मेरा बना हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म है प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, उससे कोई इनकम है, या कोई प्रोफेशन है मेरा, तो उससे कोई इनकम है, डेट विल बी टैक्स अंडर दी हेड पीजीबीपी। इसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी मैंने किराए पर उठा के दी, रेंट आया, तो रेंट मेरा कहाँ टैक्सेबल हुआ? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी बेच देता हूँ और उस पर होने वाला कोई प्रॉफिट है, तो वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, यानी कैपिटल असेट्स पर होने वाला फायदा कैपिटल गेन में। और भैया दिस इज लास्ट हेड, जो इनकम कहीं नहीं आई, बची कुची इनकम,
यहाँ आएगी। दिस इज जस्ट लाइक डस्टबिन। सो मेरा आप सबसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम कौन सा है, बताइए। फटाफट लिखें सब लोग, कोई आलस नहीं करेगा। देखिए सबने, आहा, अमोल, हाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ए बिग हेड, कैसे ये बड़ा हेड है? सभी लोगों ने पीजीबीपी लिखा, एक दो ने सैलरी लिखा, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि कैपिटल गेन इज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, ओके। बट एक स्टूडेंट ने लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिसने ये लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई वांट टू नो कि उसके हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे बड़ा हेड ऑफ इनकम है। चलिए अब मैं रिप्लाई करता हूं। बिल्कुल अमोल ने सही लिखा है कि सर आईयूएस इज बड़ा हेड। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसका दिल बड़ा होता है ना, बड़ा आदमी वही होता है साहब, ठीक है। अब जरा बताइए, ये जितने भी आपके हैं, मेरी ये दिख रही है आपको स्क्रीन जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? यस सर, ठीक है। यस, विकास तिवारी ने सही लिखा है सर, अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसमें सिर्फ सैलरी, इसमें सिर्फ रेंट, इसमें बिजनेस या प्रोफेशन, इसमें कैपिटल सेट, और यहां पर जो शुरू की 4 इनकम नहीं आई, वो सारी इनकम कहाँ आएगी? आईयूएस में। तो आईयूएस का दिल सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा हेड आईयूएस हुआ, राइट। बट अगर हम कोई बुक देखेंगे तो नंबर ऑफ पेज और प्रोविजंस के हिसाब से देखें तो पीजीबीपी काफी बड़ा हेड है। तो पीजीबी वाले भी सही थे, ठीक है। बट अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आपको जवाब ये देना होगा आईयूएस, क्योंकि इसमें हर प्रकार की इनकम आ रही है जो शुरू के 4 हेड में नहीं आई। सो ये शुरू के 4 हेड जो हैं वो आपके स्पेसिफिक हो गए एक तरीके से, और ये एक तरीके का जनरल हो गया, राइट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिसाइडेड कि हम स्टार्ट करेंगे सेकंड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो अगली लाइन हेडिंग डाल लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली, सॉरी खरीदी, और खरीदने के बाद किराए पर दे दी, तो वो जो किराया मुझे प्राप्त होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं कंडीशंस बता रहा हूं आपको। नंबर 1, लिखते रहिएगा, से देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट्स देयर टू। देयर मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट्स देयर टू। अब ये है क्या, समझेंगे ध्यान से। ये मेरा एक घर है जिसे मैंने खरीदा, इतने हिस्से में बिल्डिंग बनी हुई है और ये खाली जगह है, वैकेंट लैंड, वैकेंट लैंड, ठीक है साहब। तो भैया अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी
बिल्डिंग किराए पे दी, उससे मुझे कोई रेंट प्राप्त हुआ, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। और अगर मुझे उस खाली जगह से जो बिल्डिंग से जुड़ी हुई, ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड होनी चाहिए, मतलब मेरी बिल्डिंग है तो मेरी ही लैंड होनी चाहिए। ये नहीं कि रामलाल की और श्यामलाल की नहीं, मेरी बिल्डिंग है और उससे जुड़ी हुई लैंड है मेरी। तो बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड को हम बोलते हैं लैंड अपॉर्टिनेंट, लैंड अपॉर्टिनेंट, राइट। चलिए साहब, अब बात आती है कि सर ये खाली जगह से कमाई कैसे हो सकती है, घर को तो लोग किराए पे लेंगे और हो जाएगा काम। ध्यान से सुने मेरी बात, अभी समझ आएगा बहुत अच्छी तरीके से। आप देखते होंगे जब शादी विवाह का सीजन होता है तो कई बार सारे बैंकेट हॉल, होटल्स, फार्म हाउसेस सब बुक हो चुके होते हैं, क्योंकि पंडित जी ने एक बात बताई होती है कि साहब ये जो आपका ये वाला जो दिन है ना, ये दिन जो है 20 50 साल में एक दिन होता है, इस दिन किया गया विवाह बड़ा शुभ माना जाता है। तो उस दिन फिर हर व्यक्ति अपनी शादी करना चाहता है। अब मान लीजिए ये बिल्डिंग मेरे पास है और ये जगह खाली पड़ी हुई है और यहाँ रोज गली के बच्चे खेलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी जगह अगर हो तो ऐसी खाली जगह पे गली के बच्चों का पूरा अधिकार होता है, पूरा खेलते हैं, और जिसकी जगह होती है वो मना भी नहीं करता। कोई बात नहीं साहब, अब मेरी ये बिल्डिंग है, खाली जगह है, मेरे पास मेरी गली का एक व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है संजीव जी मेरी बेटी की शादी है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, बताएं मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोले संजीव जी मैंने खूब कोशिश कर ली, मुझे कोई बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, होटल, धर्मशाला कुछ नहीं मिल रही सर, क्लब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, और मेरी बेटी की शादी इस दिन है, मैं क्या करूं सर। मैंने कहा सर मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। कहता है सर ये जो जगह आपकी खाली है ना, ये 4 दिन के लिए मुझे दे दीजिए आप। मैंने कहा ले लो साहब, लड़की की शादी है, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। मैंने उसे दी, उसने 4 दिन में शादी की, काम खत्म। पैसे नहीं लिए मैंने, कुछ पैसे नहीं लूंगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा कोई। अब 10 दिन बाद मिस्टर रामलाल आते हैं, श्यामलाल आते हैं, कहते हैं संजीव जी वो जगह खाली थी ना, मुझे भी चाहिए 4 दिन के लिए, मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा भाई धर्मार्थ संस्थान समझ रखा है क्या, ये तो प्रैक्टिस बना दी तुमने, मैं नहीं देता जाओ। उसने कहा नहीं संजीव जी आपने जो लेना है ले लीजिए। मैंने लाओ 20,000 रुपये, और मुझे उस व्यक्ति ने इस खाली जगह का 20,000 रुपीज दे दिया 4 दिन का। अब बताइए, बिल्डिंग से किराया प्राप्त हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी है, और अगर उससे खाली जगह भी मैं किराए पे देता हूँ और उससे कोई रेंट प्राप्त होता है तो वो भी मेरी किस साइड की इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की। पहला एग्जाम्पल समझाया मैंने, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। छोटे छोटे शहरों में अगर हम जाएं तो जैसे यहाँ तो दिल्ली के अंदर तो मल्टीप्लेक्सेज हैं, मुंबई में भी मल्टीप्लेक्सेज हैं, अब जयपुर में भी मल्टीप्लेक्सेज खुल गए हैं। बट छोटे छोटे शहरों की हम बात करें तो वहाँ पर मल्टीप्लेक्सेज नहीं होते। वहाँ पर क्या होता है, ये थिएटर है और इसकी ये चारों जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह खाली पड़ी हुई है। अब मान लीजिए मैं थिएटर का मालिक हूँ, मुझसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर आके मांगता है संजीव जी मुझे थिएटर दे दो 1 सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए। मैंने दे दिया, मुझे रेंट मिलेगा, मेरे हैंड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब एक बंदा आया, संजीव जी ये खाली जगह दे दो, मुझे है ना पार्किंग बना दी है। मैंने बनाने भाई, अब पार्किंग के बदले भी वो मुझे पैसे दे रहा है, तो वो भी मेरे हैंड में क्या हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। एक बंदा मेरे पास आता है, संजीव जी मुझे यहाँ कैंटीन बनानी है। बना ले भाई कैंटीन, तू भी बना ले, अब ये भी मुझे किराया दे रहा है, तो ये मेरी कहाँ की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। सो बिल्डिंग से मिले चाहे बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड से मिले, दोनों केसेज में मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, ध्यान रहे। तो ये बात एकदम क्लियर है नहीं, फटाफट बताएं आप लोग मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए साहब, अब मैं थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर रहा हूं। ये मेरी एक खाली जगह पड़ी हुई है, ये बिल्कुल खाली जगह है, एकदम बिल्डिंग से जुड़ी हुई नहीं है, एकदम बैकेंट लैंड पड़ी हुई है मेरी कहीं पर। अब मेरी गली के बच्चे इकट्ठे होके आए और मुझसे कह रहे हैं संजीव जी, या मतलब उनके पेरेंट्स या कोई भी आते हैं, संजीव जी हमें ये लैंड आपकी ना 1 महीने के लिए चाहिए, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ। मैंने क्या चाहते हो, बोले जी इस पर हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे। छोटे छोटे गांव में ऐसा ही होता है, शहरों में भी। चलिए जी तय हो गया। अब मैंने इन्हें 1 महीने के लिए दे दी और इनसे कहा कि मुझे आप 25,000 रुपये दे दीजिए 1 महीने के लिए इस खाली जगह का। इन्होंने मुझे 25,000 इस खाली जगह का दे दिया, 1 महीने किराया। अब मुझे आप लोग बताइए, ये बिल्डिंग है? नहीं। क्या बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड है? नहीं। तो बताइए ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा या आईयूएस में? आंसर दीजिए।
बिल्कुल ठीक साहब, इट विल बी टैक्स अंडर द हेड IOS। सो हाउस प्रॉपर्टी के लिए टैक्स लगाने के लिए जरूरी है या तो बिल्डिंग से रेंट हो या बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई लैंड से रेंट हो। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। कंडीशन नंबर 1, मतलब आपको पता चल गया कि बिल्डिंग से रेंट हो या लैंड अपॉर्टिनेंट से, दोनों केसेज में कहां टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी। चलिए अब मैं कंडीशन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। कंडीशन नंबर 2 आप भी लिखेंगे। assessee must be owner of such property। assessee must be owner of such property। सर जरा इसका भी एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूं जी, ध्यान से सुनने की जरूरत है, बस अभी समझ आएगा पूरी तरीके से। देखिए साहब, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे एकदम क्लियर। ये एक प्रॉपर्टी है, ए ने बी को किराए पे दी 10,000 पर मंथ पे। ठीक है सर, आप बताइए ए ने दिए है तो पहली कंडीशन थी बिल्डिंग होनी चाहिए है, और दूसरी कंडीशन ओनर होना चाहिए था है। ए बिल्डिंग से रेंट कमा रहा है और ए ओनर भी है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ए के हैंड में रेंट टैक्सेबल हो गया हाउस प्रॉपर्टी में। अब बी ने क्या किया, यही प्रॉपर्टी सी को सबलेट कर दी 15,000 रुपये महीने में। अब ये रेंट किसे प्राप्त हो रहा है, बी को। बी को रेंट कितना रिसीव्ड हुआ, 15,000 पर मंथ, और उसने पे कितना किया, 10,000 पर मंथ। तो 5,000 इसके एंड में क्या हो गया, टैक्सेबल। इसके एंड में कितना टैक्सेबल था, 10,000। अब प्रश्न ये उठता है कि ए बिल्डिंग किराए पे दे रहा है और ओनर भी है, तो उसे जो 10,000 रुपये प्राप्त हुए वो उसके हैंड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, बात खत्म। अब बात आती है बी ने सी को दी, तो बिल्डिंग तो दी है, पर क्या बी इस बिल्डिंग का मालिक है, आंसर इज नो। तो भैया फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। क्लियर। तो इस केस में अब जो 5,000 रुपये बी के पास बचे, तो बी इससे टैक्स देगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बताइए एकदम क्लियर है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, और अगर दोनों नहीं है तो फिर अपने आप बच गया IOS, तो वो इनकम IOS की हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है कि असेसी का ओन बिजनेस या प्रोफेशन उस बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ऐसी केस में रेंटल इनकम असेसी के हैंड में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली वो उस पर टैक्स देगा। बात क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताएं फटाफट, अगर क्लियर है तो क्लियर बताएं। पॉइंट नंबर 3 ये लो, मैं आपको आपकी बुक में ही दिखा देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए थर्ड पॉइंट ये है, द प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर एनी पर्पस, शुड नॉट बी यूज फॉर बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। और मैंने भी यही लिखा है, मैंने लिखा है कि असेसी का अपना बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए उस बिल्डिंग में। ठीक है, अब बताइए, अब क्लियर है पॉइंट नंबर 3।
नहीं, मेरी अपनी बिल्डिंग है, मैं उसमें कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो रेंट तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हाउस प्लॉट में तो गया ही नहीं। पर मैं बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो टैक्सेबल होगी, वो पीजीबी में हो जाएगी, क्या दिक्कत है? अच्छा, बुक इज नॉट पीजीबेबल, ओके ओके ओके, ये लीजिए भाई, ये देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, तीसरा पढ़ लीजिए आप। चलिए, तो हमने तीनों कंडीशन समझी, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल्स कितने तरीके के हम कवर करेंगे, मेरे साथ साथ लिखिए। लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, वैकेंसी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, साथ साथ लिखते रहिए प्लीज। अच्छा, अब दिख रहा होगा। चौथा है पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। पांचवा अनरिलाइज्ड रेंट। छठा एरियर्स ऑफ रेंट। सेवंथ कंपोजिट रेंट। एट्थ डिफैक्टो रेंट। 9 को ओनरशिप, को ओनरशिप। ये 9 तरीके के प्रैक्टिकल हम कवर करेंगे। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, मैं हटा दूं ये पेज। शुभांशु वेट, डेट बिल कवर्ड, सब आएगा, अभी तो मैंने प्रैक्टिकल्स लिखवाए हैं केवल आपको। पॉइंट नंबर 8 इज डिफेक्टो रेंट, डिफेक्टो रेंट, डिफेक्टो रेंट। ओके, लास्ट को ओनरशिप। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। लेट आउट का मतलब तो किराए पे उठा हुआ है। डीम्ड लेट आउट मतलब हम मान लेंगे कि किराए पर उठा हुआ है। अरे भैया ये क्या बदतमीजी है, मेरा घर मैंने किराए पे नहीं उठाया, तुम कैसे मान लोगे किराए पे उठा हुआ है? गवर्नमेंट ने पूछा तुम्हें रहने के लिए कितने घर चाहिए, हमने कहा एक, गवर्नमेंट ने 2 दे दिए, पहले 1 देती थी अब 2 दे दिए, यानी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। मैंने क्या किया, 5 घर खरीद रखे हैं, 2 घर में मैं यूज कर रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, और बाकी 3 घर लॉक्ड पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, लॉक्ड। गवर्नमेंट कह रही है 3 घर जो घर पड़े हुए ना तेरे ताले लगे हुए, ये या तो तू किराए पे उठा दे, रेंट पे उठा दे, तो तुझे रेंट आएगा, हमें उस इनकम पे टैक्स दे दियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तू किराए पर नहीं उठाएगा, मत उठा। हम मान लेंगे किराए पर उठा हुआ है, और हम ये मानेंगे किराए पर उठा हुआ है, तो बेटा हम ये भी मान लेंगे कि इससे रेंट आया है, और जो कि तुझे नहीं आया। अब हमने ये मान लिया कि रेंट आया, तो बेटा हमने तेरी इनकम भी कैलकुलेट कर ली, और हमने तेरी इनकम भी कैलकुलेट कर ली, तो ला टैक्स दे। तूने हमें 3 घर खाली पड़े थे, 1 पैसे ही कमाई नहीं हुई, हमने तुझसे कहा किराए पे उठा, तूने नहीं उठाए, तो हम मान लेंगे ये डीम्ड लेट आउट। और फिर भले ही तेरे को इनकम प्राप्त नहीं हुई, फिर भी तुझे हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तू हमको क्या देगा, टैक्स।
तो ये अनड्यू हार्डशिप है या गवर्नमेंट ने ठीक किया? मुझे ये जवाब दें, ये अनड्यू हार्डशिप है या गवर्नमेंट ने ठीक किया? एक कह रहा है ठीक, एक अनड्यू, करेक्ट किया। फटाफट लिखा करो फास्ट। ठीक किया, कैसे ठीक किया? एक आध लॉजिक दीजिए इसके बदले। भाई मेरा मकान मैं बंद रखूं चाहे किराए पे उठाऊं, हु आर यू जो मुझसे कह रहे हो मेरा घर उठा दे किराए पे? नहीं, हम तो किराया मान के टैक्स लगा देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से करेक्ट, ओके। घर वेस्ट नहीं होना चाहिए, शाबाश सर। ये तो जो जबरदस्ती है। हाँ जी बिल्कुल, नूर आलम। ईशिता सर, अनड्यू हार्डशिप बट देन places should be used since population is too much, so government needs this way. Very good Ishita, your answer is almost correct. अब सुने लॉजिक। आप देखते हैं लोगों पे घर नहीं है रहने के लिए, फुटपाथ पर सोते हैं और कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी डेथ होती है? होती है नहीं होती है? तो गवर्नमेंट कह रही है लोगों पे घर नहीं है सोने के लिए और तुम्हारा घर बंद पड़ा हुआ है, किराए पर उठाइए उसे। और नहीं उठाएंगे तो हम उसे मान लेंगे किराए पर उठा हुआ है। तो सोचो तुम्हें किराया नहीं आया फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, इससे बढ़िया क्या है? किराए पर उठा और हमें क्या दे? टैक्स दे। तो समझ आया? अगर किराए पर नहीं भी उठाए, 2 घर के अलावा अगर घर खाली है आपके, तो वो डीम लेट आउट माने जाएंगे। और डीम लेट आउट माने जाएंगे तो दोनों दोस्त, चाहे लेट आउट हो चाहे डीम लेट आउट, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करना होगा। गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले, टैक्स लगा दिया, अंडर क्या? नहीं तो मालूम अगर अंडर ले लेगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होंगी। अनड्यू हार्डशिप तो हो जाएगी, मैंने कमाया और गवर्नमेंट अंडर ले रही है। तो गवर्नमेंट टैक्स ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, अगली बार मैं अपने आप ही किराए पर उठा दूंगा उसे, राइट। चलिए अब हम ये देखेंगे कि लेट आउट और डीम लेट आउट का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे साथ साथ प्लीज लिखते रहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में हम इसे जीए भी बोलते हैं। अब दोस्त समस्या ये है कि आपको 4 प्रकार के रेंट दे रखे होंगे, एमबी, एफआरबी, एसआर, एआर। एमबी मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू और एफआरबी मतलब फेयर रेंटल वैल्यू, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, एआर मतलब एक्चुअल रेंट। प्लीज ध्यान से सुनना, ज्यादा टफ नहीं है इसलिए मैं बोल के निकल के जा रहा हूं, तो अगर आपकी कंसंट्रेशन रहेगी तो जल्दी समझ जाओगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, देखिए आपको हर साल हाउस टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स देना होता है, तो एमसीडी अपने हिसाब से आपकी रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करती है। तो जो क्वेश्चन में आपको एमबी दी जाती है वो म्यूनिसिपल वैल्यू यानी म्यूनिसिपल बोर्ड के हिसाब से गिवन होती है, आपको वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू सर क्या होती है? देखो आज मैं आपसे कहूँ कि लक्ष्मी नगर में दिल्ली में मुझे 2 रूम सेट किराए पे चाहिए, तो आप में से कई सारे बच्चे बोल देंगे सर मिल जाएगा 10-12-15 हज़ार रुपये महीने में, 12 हज़ार रुपये महीने तक मिल जाएगा। तो एक आइडिया है ना, ये मार्केट में इतने का ही मिलता है ना, तो इसको बोलते हैं जो मार्केट रेट होता है उसे बोलते हैं हम फेयर रेंटल वैल्यू। फिर सर स्टैंडर्ड रेंट क्या है? देखिए हमारे देश में बहुत सारे कानून है, उनमें से एक कानून है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए किसी लोकेलिटी में कई बार क्या होता है, सारे घर किराए पर उठ चुके हैं, एक का घर खाली है और उसे मालूम है ये ऐसा एरिया है जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, आप समझ लीजिए पूरे देश के बच्चे आके यहां पर रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर पूरे हिंदुस्तान में लक्ष्मी नगर सीए के लिए मतलब बेस्ट प्लेस बताया गया है कोचिंग के लिए। जैसे आईएएस की कोचिंग करनी होती है तो लोग मुखर्जी नगर जाके अपने आप को रेंट पे लेते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो कोचिंग कराते हैं। ऐसे ही दिल्ली में लक्ष्मी नगर सीए की कोचिंग के लिए फेमस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुले हुए हैं। तो अब मान लीजिए लक्ष्मी नगर में ही सबका घर किराए पे उठ गया। अब चूंकि पूरे देश के बच्चे यहाँ आते हैं तो नेचुरल बात है बड़ी जल्दी घर किराए पे उठ जाएंगे, रूम किराए पे उठ जाएंगे। अब एक बंदे का मकान अभी खाली है और उसे पता चल गया कि सबके किराए पे उठ चुके, मेरा ही रह गया है। अब उसे लगा कि अब तो लोग मेरा लेंगे ही लेंगे, तो बस जो 12,000-15,000 रेंट था उसने सीधा बोला मैं तो 30,000 रुपये महीने लूंगा, 30,000 पर मंथ। बताइए गलत है कि नहीं? जिसका रेंट 12,000 रुपये होना चाहिए वो 30,000 मांग रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति की रेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की जा सकती है। और जब ऐसी व्यक्ति कंप्लेंट की जाती है तो वो क्या करते हैं, आते हैं चेक करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उसने ऐसी बदतमीजी की हुई है तो वो उसकी प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स कर देते हैं कि तू इतने रुपए से ऊपर रेंट नहीं ले सकता भाई। तो इस प्रकार के रेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, यानी रेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जो रेंट फिक्स किया गया डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट।
और ये कई बार पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फिक्स होता है, कई बार पूरी की पूरी कॉलोनी का रेंट फिक्स कर देते हैं कि अगर आपका इतने कमरे का सेट है तो इतने रुपए से ऊपर आप किराए पर उठा ही नहीं सकते। क्लियर? तो स्टैंडर्ड रेंट आपका ही हो गया, और एक्चुअल रेंट भैया जितने में आपने उठाया। अब 12,000 का रेंट है, आपने 11,000 में उठा दिया तो आपकी मर्जी, तो 11,000 एक्चुअल हो गया। आपने 12,500 में उठा दिया तो 12,500, तो एक्चुअल रेंट मतलब जो वास्तव में मिल रहा है। अब दिक्कत कहां पर है वो ध्यान से सुनना। इन 4 रेंट में से एक रेंट बनेगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसके लिए हम लॉ पढ़ें, लॉ पढ़ते हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो मैंने क्या किया, ये लॉ को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, और उस फॉर्मूले से क्या होगा, हमारी जीएबी एकदम परफेक्ट निकलेगी। तो आप मेरे साथ साथ वो फॉर्मूला लिखें। हाउ टू कंप्यूट जीएबी, और ये हमारा फॉर्मूला है एमबी और एफआरबी दोनों में हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में लोअर, और जो लोअर आया उसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट से विच एवरेज हायर। सो अब जो आया डेट इज योर जीएबी, ये वाला आपका जीएबी कहलाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये 10 है और ये 15 है, तो दोनों में हायर 15 हुआ, मैंने वो 15 यहाँ लिखा, 15 और स्टैंडर्ड रेंट 9, तो दोनों में लोअर 9, मैंने 9 लिखा, और मान लो ये 12 है तो हायर क्या हुआ 12, तो इसका मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज व्हाट 12। क्लियर? बताइए समझ आया कि नहीं आया फॉर्मूला सबको? ठीक है जी। अब मेरी बात सुने, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं ली, जितने रेंट हैं उनमें जो सबसे ज्यादा है वो जीएबी होगी, और अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये दिमाग में बैठा लेना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करना, टाइम मत लगाना ज्यादा। इन 6 केसेज में फटाफट जीएबी निकालो इस फॉर्मूले से, फटाफट। सबको स्क्रीन दिख रही होगी, फटाफट करो। सारे 6 केसेज में फटाफट निकालो। अगर एसआर गिवन नहीं है तो जितने भी रेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होगा वो जीएबी बनेगा। सबने सॉल्व कर लिया। अब मैं आंसर दिखा रहा हूं, सब लोग देख के बताएं क्या आंसर सही है कि नहीं। ये आंसर है आपका, फटाफट देखिए। ये मैंने आंसर निकाले हैं, 1 2 3 4 5। अगर कोई आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है तो फटाफट से आप मुझे बता दीजिए, मैं वो आपको समझा दूंगा, और अगर मैच कर रहे हैं तो लिख दीजिए करेक्ट सर, करेक्ट। यदि कोई मैच नहीं कर रहा तो वो आप बता दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट बता दीजिए, मैं बता दूंगा। करेक्ट सर, 29 41 53 41 59 53। यस 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 यस। 1 सनी 1 में मैंने आपको बोला बेटा, दोबारा दिखा देता हूं 1 आपको। 1 था, देखो स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है ना, तो फिर जो तीनों में हायर है वो ले लेना है आपने, तो हायर क्या है 29 है तीनों में, इसलिए वो लिया है। बताइए क्लियर?
ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब सुने मेरी बात ध्यान से। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल आई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। पेड बाई ओनर ओनली, और इंपॉर्टेंट बात, अप टू लास्ट डे, डेट इज 31 मार्च 21, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो लास्ट डेट है वहां तक जो पे करेंगे वो। अब इसे लेस करने के बाद आ गई हमारी नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में एनएवी। अब देखिए म्यूनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग ध्यान से सुनना, मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, अगर एफ आर नहीं दिया तो ए आर इक्वल टू एफ आर हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये मैं बताने वाला था, आएगा तब बताता, लेकिन आपने पहले पूछ लिया तो मैं पहले बता देता हूं। चलिए साहब, म्यूनिसिपल टैक्सेस, पहले तो ये कितने प्रकार के होते हैं देखो। म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है हाउस टैक्स, लोकल टैक्स, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सीवरेज। 7 प्रकार के टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स में आते हैं। फिर से बता रहा हूं, म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सीवरेज, ये 7 प्रकार के टैक्स आपके म्यूनिसिपल टैक्स में। अब देखिए क्या लिखा है, पेड यानी ड्यू बेसिस पे लेस नहीं होगा। जब तक पे नहीं करोगे आप लेस नहीं कर सकते हो। वो भी कौन पे करेगा, ओनर। किराएदार ने किया तो बात ही नहीं करनी, ओनर ने किया है तो लेस करना है। तो अब मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि ये पेड बेसिस पे गवर्नमेंट क्यों लेस करा रही है, ड्यू बेसिस पे क्यों नहीं अलाउ कर रही। पेड कह रही है, बोले हाउस टैक्स जैसे ही पे कर दो आप ले जाओ डिडक्शन, नहीं पे करोगे तो हम डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, जैसे ही पे करोगे वैसे डिडक्शन हम आपको दे देंगे। बताइए क्यों। गवर्नमेंट सर ड्यूज बेसिस पर देन टैक्स कम हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है। मेरी बात को सब लोग अब ध्यान से सुने। मान लीजिए गवर्नमेंट ड्यू बेसिस पर जैसे ही बिल आया और मैंने बिल के आधार पे माइनस कर दिया, तो मेरी इनकम माइनस होती चली जाएगी, तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को कम मिलेगा। और बाद में मैंने ये हाउस टैक्स नहीं पे किया तो गवर्नमेंट को हाउस टैक्स भी नहीं मिला। पर अगर गवर्नमेंट कह रही है तुम पे कर दो, तो गवर्नमेंट को हाउस टैक्स मिल गया, उसके बाद उसने माइनस करवा दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि पे करोगे ओनर साहब, आप करोगे और पे करोगे तभी हम डिडक्शन देंगे, वरना हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग सब। हम आपको डिडक्शन कब देंगे, जब वो आपका पेड होगा, ड्यू बेसिस पर नहीं। अच्छा सर, और क्या हो सकता है म्यूनिसिपल टैक्स में, तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग भी लिखिए। एक हो सकता है एरियर्स ऑफ टैक्स, एक हो सकता है एडवांस टैक्स, और दोनों ये म्यूनिसिपल टैक्स ही हैं, बोथ आर म्यूनिसिपल टैक्स। एरियर्स ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि पिछले कई साल का इकट्ठा पे कर दिया, और एडवांस टैक्स का अगले कुछ सालों का भी एडवांस में पे कर दिया। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है अपने एग्जाम में, नहीं तो गलती हो जाएगी। एरियर्स तो फुल्ली डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट, ये आप लिख लें, फुल्ली डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस ईयर में आपने टैक्स पे किया, पिछले 10 साल का भी किया, तो जिस ईयर में पे किया सारे का सारा आप एक साथ लेस कर लीजिए। एडवांस टैक्स आपने अगले कई साल का पे कर दिया, तो बस ये ध्यान रखना, रिलेटेड प्रीवियस ईयर डिडक्ट। सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने अगले 4 साल का भी एडवांस में टैक्स पे कर दिया, तो एरियर्स तो जितना एक साथ पे किया, चाहे 10 लाख पे कर दिया, सारा एक साथ मिल जाएगा मुझे। पर एडवांस अगर मैंने पे किया तो वो जिस साल से रिलेटेड है, जिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, केवल उसी में लेस होगा, उसी साल की इनकम में लेस होगा। एडवांस टैक्स सारा एक साथ लेस नहीं होगा, जैसे एरियर्स ऑफ टैक्स लेस हो सकता है। बताइए समझ आया, कोई डाउट, फटाफट बताइए एरियर्स ऑफ टैक्स को और एडवांस टैक्स को लेकर। नो डाउट, क्लियर।
एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि आपको जिस साल से रिलेटेड है, मान लो मैंने अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, तीनों का मैंने अभी पे कर दिया इसी साल में, तो इस साल में इस साल से रिलेटेड टैक्स माइनस होगा। अगले साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगले साल से ही रिलेटेड माइनस होगा, उससे अगले साल करेंगे तो उस साल से रिलेटेड माइनस होगा, भले ही मैंने एक साथ पे कर दिया। जबकि एरियस में ऐसा नहीं है, एरियस में सीधा पिछले कई साल का था मैंने पे कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको, लो और क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने म्युनिसिपल टैक्स 2 लाख रुपए पे किए प्रीवियस ईयर 2021 में। अब उसमें क्या था, ध्यान से देखिए, 14-15 से 18-19 तक का था, मान लो 1 लाख रुपया। उन्नीस बीस तक का मान लो 1 लाख रुपया। 20-21 से रिलेटेड था 20,000 रुपया, और 21-22 25,000, 22-23 25,000, तो 80 और 23-24 30,000। अब जरा एक बार देख लो, टोटल टैक्स जो है वो 2 लाख बैठ रहा है क्या, चेक कर लो। 1,20,000, 2550, 170 और 30, 2 लाख हो गया। अब जब मैं इस साल से रिलेटेड इनकम निकालूंगा, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर ये है, तो जब मैं ये यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखूंगा माइनस म्यूनिसिपल टैक्स लिखूंगा, तो उस केस में मैं लिखूंगा माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, जो माइनस होगा वो 1,20,000 होगा, मतलब ये सारा टैक्स। पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? यानी 20-21 में मैंने 20-21 का भी और उससे पहले भी कई साल का इकट्ठा टैक्स सारा माइनस कर दिया। एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज फटाफट बताएं। चलिए, अब मैं एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूं। देखो, मैंने सारा पे कब किया था? 2 लाख 20-21 में, जिसमें 1,20 का तो मुझे 20-21 में मिल गया। अब जब मैं 21-22 प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है सारे, ये सब, तो 21-22 भले ही मैंने सारा पेमेंट कर दिया इसी साल में, 21 साल के इनकम में ये माइनस करूंगा 25, 22-23 में ये माइनस करूंगा, और 23-24 में 30,000, भले ही मैंने सारा इसी साल पे कर दिया। बट जब मैं इनकम ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो हर जगह म्यूनिसिपल टैक्स जिस साल से रिलेटेड है उसी साल में लेस करूंगा। अब बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? फटाफट से। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें ये समझ आ गया। अब देखो, अब आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। चलिए साहब, अब इसमें से क्या लेस करेंगे वो भी मैं लिखने जा रहा हूं। -30% ऑफ NAV फॉर रिपेयर्स एंड कलेक्शन चार्जेस। क्वेश्चन में रिपेयर्स पर, कलेक्शन पर खर्चा चाहे दिया है चाहे नहीं दिया है, हमेशा इग्नोर करना है, और जो NAV आएगी उसका 30% माइनस करना है। ठीक है साहब। अब मेरा सवाल आप सबसे एक है कि मेरा एक भी रुपया रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस पे खर्च नहीं हुआ, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि जो NAV आई उसका 30% आप माइनस कर लीजिए, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट मुझे दे रही है। बताइए, गवर्नमेंट ये मेरे साथ अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है? अच्छा जी, किसी ने बुरा नहीं लिखा। विकास प्लीज वेट यार, अभी मैं वैकेंसी तक आया कहाँ हूं, अभी तो मेरा लेट आउट और डीम लेट आउट चल रहा है ना। प्लीज वेट, वैकेंसी के लिए वेट करें आप। बुरा, एक ने बुरा लिखा। भैया तरुण जी, आप मुझे बताएं कैसे बुरा किया गवर्नमेंट ने? आपका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, फिर भी वो 30% की आपको डिडक्शन दे रही है, तो बुरा कैसे किया?
इनकम विल बी लोअर। अच्छा, अगर अपनी इच्छा अनुसार गवर्नमेंट ने कहा तो असेसी फेक एक्सपेंडिचर शो कर देगा। ओके ओके ओके, चलिए ध्यान से सुनना, इसका एक लॉजिक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, गवर्नमेंट ने आपके साथ गलत किया है। अब गलत कैसे किया है वो ध्यान से सुनना, उसका लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं लक्ष्मी नगर में एक घर खरीद रहा हूं 50 लाख रुपए का, 2 रूम सेट। अगर 50 लाख रुपए पर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं 5% से, तो 2,50,000 हो गया। क्लियर सर? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे रेंट पे उठाना चाहूं तो रेंट मुझे 10,000 रुपये महीने से पूरे साल का 1,20,000 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखना, 1,20,000 GABI, म्यूनिसिपल टैक्स मान लो 0 है तो 1,20,000 NAB हो जाएगी। अब NAB 120 है, उसका 30% करूं तो मुझे डिडक्शन कितनी मिली? 36,000। 36,000, जबकि मैं हकदार कितने का था? 2,50,000 का। अगर मुझे डेप्रिसिएशन, देखिए दूसरे मेरी प्रॉपर्टी को और यूज करेगा तो निश्चित तौर पर मेरे से ज़्यादा खतरनाक तरीके से यूज करेगा। मतलब आदमी अपनी प्रॉपर्टी की ज़्यादा रक्षा करता है, दूसरे की इतनी नहीं करता, तो डेप्रिशिएट ज़्यादा होगी। तो मैंने तो डेप्रिशिएशन का जो रेट है वही लिया, 50 लाख पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 5% लगता है, तो 5% 2.5 लाख हो गया। तो अगर मुझे गवर्नमेंट डेप्रिशिएशन देती तो मुझे 2.5 लाख का डेप्रिशिएशन मिलता, बट मुझे डिडक्शन कितने की मिल रही है? 36,000 की। तो बताइए, जहां मुझे 2.5 लाख मिलना चाहिए था वहां गवर्नमेंट ने केवल 36,000 दी। अब बताइए सही हुआ या गलत हुआ? बताओ सब लोग, आर्गुमेंट करो अगर कुछ और दिमाग में आ रहा है तो। ओनली 30%, दैट्स वाई बैड। गलत गलत। बाकी लोग क्या कहते हैं? लोगों को ये समझ आ गया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सर, सो डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी अवेल्ड। हाँ, डेप्रिसिएशन नहीं अवेल कर सकते क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का एक पेट फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहां डेप्रिसिएशन के लिए जगह ही नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखिए गवर्नमेंट की चालाकी। गवर्नमेंट अगर यहाँ डेप्रिसिएशन शब्द लिखती है 30% ऑफ NAB फॉर डेप्रिसिएशन, तो बताइए हमारा दिमाग तुरंत चलता है यार, डेप्रिसिएशन का रेट तो 5% था और गवर्नमेंट हमें इतना दे रही है, रेंट का 30% दे रही है, NAB का 30% दे रही है। तो बताइए हम गवर्नमेंट से आर्ग्यूमेंट करते या नहीं करते? बिल्कुल करते, कहते साहब ये तो गलत है, हमारी कॉस्ट 50 लाख है तो 5% 2.5 लाख रुपया हुआ, अब हमें 36,000 क्यों दे रहे हैं? इसलिए गवर्नमेंट ने उसका नाम बदला और क्या रख दिया? रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेज, ताकि आपका ना दिमाग चले ना आप मांगो। ठीक है, तो ये सिंपली इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन है और कुछ नहीं है। एज पर मी यहाँ डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, बट गवर्नमेंट क्या करवा रही है? रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस के लिए, तो हम भी वही कर देंगे। हम क्योंकि लॉ गलत है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बोल सकते हैं उसके बारे में, जैसे मैंने अपनी राय व्यक्त किया आपके सामने, अपनी ओपिनियन दी, बस ऐसे ही कर सकता हूँ, चैलेंज नहीं कर सकते, है ना? तो ये आपने हमेशा इसका 30% करना है, बट एक केस है जब ये 30% नहीं होगा, above 30% इज नॉट अलाउड। लिख लीजिएगा साथ, इफ NAV इज नेगेटिव। अगर NAV नेगेटिव होगी तो हम ये लेस नहीं करेंगे, फिर हम 30% की डिडक्शन नहीं देंगे। और माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। बस आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये इतना आपका फॉर्मेट है
इसके अलावा कुछ भी खर्चा दिया हो बिल्कुल इग्नोर करना है। क्वेश्चन में दिया है आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपने सिंपली म्यूनिसिपल टैक्स 30% इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, यानी लोन लिया है मकान खरीदने बनवाने के लिए, तो वो आपकी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की डिडक्शन कैसे देंगे। और वैसे ही जैसे हमें ये समझ आ गया, बस उसके बाद हम सीधा बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स स्टार्ट करूँ? फटाफट बताओ। नो, कुछ भी दिया हो आपने उसे इग्नोर करना है, सिर्फ एनएबी का 30% लेस करना है। और याद रखें अगर नेगेटिव एनएबी है तो फिर लेस नहीं होगा। सर कैन यू एक्सप्लेन इफ एनएबी नेगेटिव? यस, एनएबी नेगेटिव हो सकती है। पिछले कई साल का एरियर्स मैंने पे किया तो वो मेरा जीएबी से ज़्यादा हो गया, तो ठीक है एनएबी नेगेटिव हो सकती है। एनएबी नेगेटिव हो गई तो फिर मैं उसे 30% डिडक्शन नहीं दूंगा। IFHP की फुल फॉर्म इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो चलिए मैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की तरफ बढ़ जाऊं, फटाफट बताएं। चलिए अब हम इनकम इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, मेन काम अब यही है। देखिए मेरे साथ साथ एक एग्जांपल सब लोग लिख लें, मैं लिख रहा हूं यहां पर। मिस्टर एक्स हैज टेकन ए लोन of rupees 10 lakh at the rate of 6% per annum on 1/6/17 for the construction of house. The construction was completed on 15/9/20. Loan is outstanding on 31st March 21. Compute interest to be deductible for the assessment year 2021-22। ये क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए ध्यान से प्लीज। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, बस ध्यान से समझना। 1/5 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होता है और प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये जो ब्याज आएगी, ये जो इंटरेस्ट आएगी, वो हम यहाँ पर लेस करेंगे यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए साहब, अब साहब सबसे पहले हमें निकालना है PCP, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्लीज अब सब छोड़ के स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट है, क्लास 6 का स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकता है, बट मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुने आप लोग। देखिए साहब, जिस दिन लोन लिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहां से स्टार्ट हुआ, और बताइए जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 15 को तो कंप्लीट हो गया। तो एज पर लॉजिक, मेरे शब्द पकड़े हैं, एज पर लॉजिक एक दिन पहले तक होना चाहिए। ये होना चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एज पर लॉजिक, राइट। अब देखिए होता क्या है
इनकम टैक्स वाले बोले नहीं जी ये नहीं होगा। हमने पूछा फिर क्या होगा, बोले इससे जस्ट पहली 31 मार्च तक होगा, यानी जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहली 31 मार्च तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। तो एज पर लॉजिक तो ये होना चाहिए था, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं यहां तक माना जाएगा। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या हो सकता है? बताइए सोच के फटाफट। हेलो, क्या रीजन हो सकता है? फटाफट बताइए। 31/3/20 यानी जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहले 31 मार्च बोल रहे हैं। व्हाट मे बी द रीजन हियर? फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ओके। थोड़ा और एक्सप्लेन कर सके कोई? नहीं इशिता, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का कि उतना डिडक्शन ज्यादा हो जाएगा, नो। बताइए। नेक्स्ट ईयर होली कैन नॉट बी टेकन। नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी समझ आएगा, सिंपल। आप बताइए, जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन इस डेट को कंप्लीट हुआ था 15 को, किसी का 12 को हो सकता है, किसी को 25 को, किसी का किसी में, किसी का किसी में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेट कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, फ्रैक्शन में आएगी, उल्टा सीधा अमाउंट आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे जस्ट पहली 31 मार्च तक का तो आप प्री कंस्ट्रक्शन रखिए, और उसके बाद पूरे का पूरा आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, डेट्स ऑल। तो इस हिसाब से उन्होंने ये पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन लिया कि एक कट ऑफ पूरा पूरा ईयर हो गया और हम वहां तक डेट कैलकुलेट करेंगे, उसका 1/5 कर देंगे, और फिर प्रीवियस ईयर में जितने दिन आपके पास लोन था उतने दिन का हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए साहब, अब ब्याज कैलकुलेट करते हैं। देखिए साहब, 1/6/17 टू 31 मार्च 18, 1/4/18 टू 31 मार्च 19, 1/4/19 टू 31 मार्च 20, एंड 1/4/22। सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं तक आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन यहां तक है ना, ये यहां तक। तो मैंने यहां तक लिख लिया। तो पहले हम यहां तक सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 10 लाख पर, पूरे साल का 6% से 60,000 हुआ। तो जरा बता सकते हो यहां 10 महीने का कितना हुआ? देखिए 50,000 ही आ रहा होगा, क्योंकि 60,000 अगर 12 महीने का है तो 10 महीने का 50,000 आएगा, और बाकी दोनों हो गए 60,000। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज दिस, और इसका करना है 1/5, 34,000। देखिए जरा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 34,000, प्लीज टेल मी। 1/5 34,000 सही है गलत है? मैंने रफली कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, ओके। अब देखिए लोन कब आउटस्टैंडिंग है इस डेट तक? जरा बताइए, हमारा प्रीवियस ईयर 1/4/20 से 31/3/21 तक होना था ये पीरियड। जरा बताइए ये पीरियड की ब्याज इसमें शामिल है क्या? जो मैंने 1,70,000 निकाली है, क्या इस पीरियड की इंटरेस्ट इसमें शामिल है? यस या नो? नो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था कि प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5, मैंने 1/5 किया, और प्रीवियस ईयर में जितने दिन आपके पास लोन था बस आपने उतने दिन की ब्याज ऐड कर देनी है। तो चांस की बात है, देखिए पूरे साल है कि नहीं आउटस्टैंडिंग? पूरे साल, तो पूरे साल की कितनी है? 60,000। सो टोटल इज 94,000। ये 94,000 आप यहां पर लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसे लेस करने के बाद। सो जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, जब भी, उससे जस्ट पहले ही 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन, उसका 1/5 कर दीजिए। और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, अब मान लो लोन अगर वो कहते हैं कि जी हमने तो 31/12/20 को रीपे कर दिया, तो फिर हम यहाँ पूरे साल का ऐड नहीं करते ये वाला, फिर हम 9 महीने का करते 1 अप्रैल से दिसंबर तक, है ना? तो जितने दिन प्रीवियस ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग यानी आपने यूज किया है उतने दिन की ब्याज और आप ऐड कर देंगे। तो बताइए ये इंटरेस्ट निकालना समझ आया? मन में कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछें। ओके,
दोबारा से बता देता हूँ 94 कैसे आया। नहीं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा तन्वी। अगर एनएवी नेगेटिव है तो भी हम इंटरेस्ट लेस कर लेंगे, पर वो 30% जो गवर्नमेंट एडवांटेज दे रही है तो गवर्नमेंट ने उसी का मना किया है, इंटरेस्ट की मना नहीं की। इंटरेस्ट जो भी आएगी आप लेस कर लीजिए ऑन द परसेंटेज गिवन। व्हाट परसेंटेज गिवन? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही निकालिए जैसे मैंने बताया, दिस इज ओनली द वे टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ओके। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर मान लो ये कंस्ट्रक्शन की जो डेट है ये वाली, ये डेट अगर ये होती 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 ये होती इसकी जगह, बताइए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक जाता? फटाफट बताइए, डेट लिखिए कहां तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होता। अमोल इज करेक्ट, अमोल इज करेक्ट, तन्वी इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने एक शब्द बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहली 31 मार्च, कंस्ट्रक्शन इस डेट को कंप्लीट हुआ तो जस्ट पहली 31 मार्च वो प्री कंस्ट्रक्शन, और इस साल की पूरी इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट मान ली जाएगी अगर इस दिन भी लोन आउटस्टैंडिंग है तो बताइए इंटरेस्ट एकदम क्लियर है? मन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछें, नहीं तो मैं एक सीधा क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपने इस फॉर्मेट पे पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाना है। बोलिए फटाफट बताइए, इज इट क्लियर? क्या मुझे क्वेश्चन देना चाहिए? यस सर। 94 कैसे आया मैं फिर बता देता हूं दोस्त। 1/6/17 से 31/3/2020 तक की इंटरेस्ट निकालो। तो मैंने क्या किया, ये अलग अलग ईयर बना दिए, ये वाला ईयर यहां खत्म हुआ यानी ये 10 महीने का हुआ, ये पूरे ईयर है, ये पूरा साल है। तो देखिए अगर 10 लाख मेरा अमाउंट है, 6% इंटरेस्ट है, तो 10 महीने की कितनी आएगी 50, और पूरे पूरे साल की 60-60 हज़ार, ऐसे करके 170, इसका 1/5 किया तो 34। अब चूंकि लोन 31/3/21 तक आउटस्टैंडिंग है और ये यहाँ पर 20 तक ही निकाला है हमने, तो ये वाले पीरियड का ब्याज प्रीवियस ईयर का नहीं है, और चूंकि लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल यूज हुआ है, तो मैंने पूरे साल की ब्याज इस साल की भी ऐड कर दी। इस प्रकार से 94,000 आया। बताइए एकदम क्लियर है या नहीं? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखें सब लोग और उसे सॉल्व करके दिखाना, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। रामलाल has taken a loan of rupees 1 lakh at the rate of 6% per annum on 1/4/17. The construction was completed on, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1/4/2021. From 1/4/2021 he has let out this property, this house property, on a monthly rent of rupees 10,000, while other rents are as under. Municipal value 9,500 per month, fair rental value 10,200 per month, standard rent 9,800 पर मंथ। नया पैरा बनाएंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 15%, out of which
40% has been paid by tenant. Repairs 5,000, insurance 4,000, collection charges 3,000, loan is still outstanding. Compute income from house property for the assessment year 2021-22। मैं समझता हूं सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। बस अब दो बातें पूछूंगा, सोच के जवाब देना। पहली बात, इसमें मैंने 3 रेंट दिए हैं, एक्चुअल रेंट है या नहीं, और अगर है तो कितने रुपए है? $10,000। बिल्कुल ठीक जी, एकदम सही। दूसरा सवाल, म्यूनिसिपल टैक्स 15% है, तो ये 15% में किसका करूंगा? बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कुछ ना कहे तो म्यूनिसिपल वैल्यू यानी 9,500 को 12 महीने पे लाएंगे तो 15% हमारा म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, और जो म्यूनिसिपल टैक्स आएगा उसका 40% टीनेंट ने पे किया है, तो बचा हुआ 60% हम मान लेंगे कि ओनर ने पे किया है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में कहता है कि 15% एफआरबी का है या जीएबी का है, तो फिर जिसका कहता है उसका करते हैं। क्लियर? चलिए फटाफट, 3 मिनट का समय है, इसे सॉल्व करिए फटाफट इस फॉर्मेट में। यहां ऐसे जीएबी निकालिए, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह निकालिए, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के आंसर लिखिए कितना आ रहा है फटाफट। नहीं, 15% अगर कुछ नहीं बोला है तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू का करेंगे। क्वेश्चन में कुछ मैंने बोला नहीं है, इसलिए म्यूनिसिपल वैल्यू का करेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोला जाता तो फिर जिसका बोला जाता उसका करते। टीनेट ने इस म्यूनिसिपल टैक्स का 40% पे किया है, तो ओनर का अपने आप कितना मान लेंगे? 60%। तो जो म्यूनिसिपल टैक्स आए उसका 60% लेस कर देना है, बस दैट्स ऑल।
कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया है। लोन 1 लाख था, यस, हाँ 1 लाख था। देखते हैं, 4-5 स्टूडेंट ने आंसर लिख दिया। ओके, अच्छा एक नेगेटिव भी आ रहा है। चलिए अब एक काम कीजिए, अब मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे, ठीक है, और फिर देखना किसका आंसर सही है। जिसका सही होगा वो ईमानदारी लिखेगा, सर मेरा आंसर ये आ रहा था, ठीक है, वही लिखेगा। जिसका भी सही आएगा वो यहाँ लिखेगा। अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए साहब, प्रश्न ये था आपका। देखिए सबसे पहले हमें जीएबी चाहिए। जीएबी में आपको यहीं, ये वर्किंग नोट में आपने बनाना है, ध्यान रखना, तो मैं यहीं पे बना देता हूं आपको। फॉर्मूला है एमबी और एफआरबी, दोनों में हायर, हायर और एसआर दोनों में लोअर, लोअर और एआर दोनों में हायर। चलो देख लेते हैं जी, पूरे पूरे साल का। एमबी हो गया 90, ये हो गया 1,14,000। एफआरबी हो गया 20-24 1,22,400। अगर गलत कर रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा आप मुझे। तो यहाँ हायर हो गया 1,22,400, 1,22,400। और स्टैंडर्ड रेंट जरा बताना, स्टैंडर्ड रेंट कितना है फटाफट से पूरे साल का, प्लीज फटाफट बताएं। 1,17,600, 1,17,600, ठीक है जी। तो अब इन दोनों में लोअर हो गया 1,17,600। अब 1,17,600 का कंपैरिजन, ये गया एक्चुअल रेंट आपका, मैंने ऊपर दे दिया था, तो ये हो गया 1,20,000। कई बार हमारा एग्जामिनर जो होता है ना, वो थोड़ा बच्चों को चेक करना चाहता है कि मेरे बच्चे क्वेश्चन कितना ध्यान से पढ़ पाते हैं, तो ऐसे करके वो रेंट ऊपर दे दिया उन्होंने। बच्चों ने ना इन 3 पे तो फोकस कर दिया, चौथे पे ध्यान ही नहीं दिया। तो हमें क्वेश्चन ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और मैंने आपसे बोला था एग्जाम में रेड पेन लेके जाना है, अंडरलाइन कर देना है पेपर में, कह रहे ये तो ऊपर ही है, ठीक है। तो जीए भी हमारी आ गई 1,20,000। चलिए साहब अब सॉल्व करता हूं मैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्स और पेड बाई ओनर। देखिए म्यूनिसिपल टैक्स है 15%, और इसका 40% टीनेंट ने पे किया है, तो ओनर ने 60% किया होगा। जरा फटाफट बताओ कितना है ये। म्यूनिसिपल टैक्स पूछ रहा हूं मैं, कितना है फटाफट बताओ। 10,260 आ रहा है कंफर्म। 1,14 का 15% और उसका 60%। देख लीजिए आंसर गलत ना हो जाए। 1,14 का 15% और उसका 60%। 10,260 सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल सही होगा। चलिए जी, 10,260 रुपये ये आ गया। अब इसे लेस करके बताइए नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ रही है। एनएबी 19,740। अब इसका 30% ऑफ एनएबी फॉर रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेज, ये भी बता दीजिए कितना आ रहा है फटाफट से। 32922, 32922। और अब हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इसका वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, 1 तो वो था हमारा। अब चलिए 2 वर्किंग नोट देखेंगे तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पीसीपी कहां से कहां तक है। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। लोन लिया था इस डेट को और इस डेट को कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 1/4/17 से इस डेट से जस्ट पहले 31 मार्च, एक दिन पहले ही आके चुकी होगी, 31/3/2021। तो पीसीपी हो गया 1417 टू 31/3/21। यहां तक की ब्याज निकालनी है, तो पहले हम यहां तक की ब्याज निकाल लेते हैं। 31/3/18, 1/4/18 से 31/3/19, 1/4/19 से 31/3/20, 31
31 दिन 21 तक हो गया आपका ये। अच्छा, हम एक साल ना एक्स्ट्रा लिख गए हैं तो कोई बात नहीं, ये 21-22 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तो असेसमेंट ईयर 22-23 बन गया। आप कहो तो मैं डेट थोड़ी करेक्ट करके कर दूं, कहो तो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं ऐसे, ये यहाँ 20 कर देता हूँ। अगर 20 करूंगा तो 31-3-20 तक जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो फिर यहाँ तक की ब्याज निकलेगी। और अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे 21 पे ले जा रहा हूँ, फटाफट बताओ 21 के हिसाब से ही करूँ या 20 के हिसाब से करूँ? 21 कहोगे तो मैं एक साल और लिख देता हूँ, 21 या 20, फटाफट बताओ। फिर ये असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाएगा। मिली जुली प्रतिक्रिया 20, चलिए 20 ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। वो तो आप इतने समझदार हो ही कि पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है। चूंकि देखिए ना, मैंने इस क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 21-22 बोला है, तो प्रीवियस ईयर हो गया 20-21। अगर मैं ये डेट रखूंगा तो प्रीवियस ईयर 21-22 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये करेक्ट कर दिया डेट, ठीक है। चलिए डेट करेक्ट करते ही ये बात आ गई आपकी 31-3-20 तक। अब पूरे पूरे साल यानी 3 साल हो गए, 1 लाख का लोन है, 6% से हो गया 6,000, 6,000, 6,000, 18,000 हुआ, इसका 1/5 3600। और अब हमें 20-21 की और इसमें इंटरेस्ट जोड़नी है, चूंकि असेसमेंट ईयर देखिए ना 21-22 है, मैंने ये डेट करेक्ट कर दी, 20 कर दी, तो 20 कर दी तो 31-3-20 तक आएगा। तो ये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया 31-3-20 तक। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 20-21, तो 20-21 में भी लोन आउटस्टैंडिंग था, तो वो हमारा ब्याज और हो गया इतना, तो ब्याज बन गई 9600। तो ये 9600 में और लेस कर दूं तो मेरी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जरा बताइए कितनी आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितनी आ रही है? 67,218, 67,218। मैं फिर से बोल देता हूं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, डेट यहाँ हम 21 लिख गए थे, मैंने इसे करेक्ट किया तो 20 हुई। 20 होते ही क्या हुआ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, कुछ भी टेंशन नहीं हुई है। जो भी डेट है हमारी 20, इससे जस्ट पहले 31 मार्च तक जाएंगे, तो वो 31 मार्च यहाँ तक गई, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 3 साल की ब्याज 18,000, 6,000 रुपये साल के हिसाब से 1/5 3600। और फिर 20-21 हमारा प्रीवियस ईयर है, लोन आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे साल की ब्याज वो भी आएगी, तो वो जोड़ी तो 9600 हो गई। इस तरीके से 67218 आया। बोलिए एकदम समझ आया या नहीं आया? प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे बोले, मैं रिपीट कर दूंगा। एक डेट थी, वो डेट तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आ गया सर, गुड, वेरी गुड सर। म्यूनिसिपल टैक्स यस, ओनली 40% पेड, वाई वी आर टेकिंग 60%, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली इन द क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू 40% पेड बाई टेनेंट, right? So we have two options, either we assume 60% is unpaid, so nothing will be deduct from here, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, but I take the assumption positive, I assume 60% has been paid by owner. If it is paid by owner 60%, that's why I have taken 60%. So I think this is clear to all of you. If you have any doubt, please let me know, please. And Kosi, you do you get my point? नहीं आया, कोई बात नहीं, I repeat again. Koshi, please listen. In the question I have given to you is म्यूनिसिपल टैक्स जो भी आया उसका 40% of municipal tax is paid by tenant. So I have taken a positive assumption. If 40% is paid by tenant, then rest 60% is paid by owner. I have taken this assumption. On the basis of assumption, I have deduct 15% का 60%, and ये मैंने मान लिया उन्होंने पे किया, that's why I have deducted from here. Now I think this is clear to you. बोलिए समझ आया नहीं आया, फटाफट बताएं सब लोग, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं? Yes, you can write a note. You can write a note. It is assumed 60% is paid by tenant. Okay. So this concept or clear? So you have written yes, it is clear. Now I am taking your 5 to 10 minutes more. One concept I want to take now. Can I do so? Can I take your 5 or 10 minutes more? Okay. So I am taking next concept is vacancy. Please write down.
वैकेंसी हेडिंग डालें, वैकेंसी। अगर वैकेंसी का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वैकेंसी, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाली। उसमें से हम लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकलेगा? देखो, कुछ पीरियड आपका घर खाली रहा, मान लो 2 महीने या 3 महीने, तो उतने महीने आपको किराया नहीं मिला। और किराया क्यों नहीं मिला? वैकेंसी की वजह से, इसलिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करते हैं। सर वो निकलेगा कैसे, बता देता हूं भाई। वैकेंसी पीरियड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेंट। वैकेंसी पीरियड 2 महीने 3 महीने जितने भी खाली रहा, मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नुकसान आपका यही हुआ है। अब इसे लेस करने के बाद जो फिगर आई उसे हम एक नाम दे देते हैं, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस अब इसके बाद क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर आप लेस कर देंगे, आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, और इसमें से आप लेस करेंगे 30% ऑफ एनएवी फॉर रिपेयर्स एंड कलेक्शन चार्जेज, और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। नाउ दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस एक चेंज आया थोड़ा सा कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई उसमें से जितना लॉस हुआ ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे एक्चुअल रेंट के हिसाब से, और एक्चुअल रेंट नहीं है तो फेयर रेंट के हिसाब से, राइट। तो आपका फाइनल जीएबी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। तो बताइए, एक क्वेश्चन दू करके दिखाओगे फटाफट? सबने कॉपी तो कर ही लिया होगा, ये समझ ही लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन देता हूं। LMLU, it may be JB can be taken as AR, but as I am taking the class as per my module, मतलब ICI मॉड्यूल। सो ICI के मॉड्यूल ने जो मुझे बोला मैंने वो काम किया, आप वो भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा लॉजिकल है, इसलिए मैंने ICI के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने जो बुक बनाई है उससे बढ़िया बुक कोई नहीं हो सकती, सबसे अच्छी बुक हमारे इंस्टीट्यूट की है। तो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक, क्योंकि मैंने आपको जो बुक दी है इसमें मैंने इंस्टीट्यूट के ही हिसाब से सारा कुछ तैयार किया हुआ है, और मैंने आपको इसलिए दी है कि मैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करा सकूं, इतने कम समय में हम जितना ज़्यादा कर सकें, इसलिए मैं अपनी बुक से करवा रहा हूं। एंड आई हैव टेकन द अप्रोच फ्रॉम ICAI ओनली, सो यू हैव टू फॉलो ICAI टू गेट वेरी हाई मार्क्स इन योर एग्जाम। हाँ, अगर AR नहीं है तो FR को हम AR मान के कर सकते हैं, राइट। तो you have to do one question right now on this pattern, and this question is, कुछ नहीं लिख रहा मैं, लिखने में टाइम नहीं दे रहा, मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूं, दिस क्वेश्चन ओनली। और इसमें आप मान लीजिए वैकेंसी पीरियड लिख लीजिए 2 months। अब इसे फटाफट 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखा दीजिए, इसी वाले क्वेश्चन को जो मैंने अभी लिखा था ना, इसी रामलाल वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए 2 months की वैकेंसी मान के, फटाफट कीजिए ट्राई। और फटाफट आंसर लिखिए, क्या आंसर आ रहा है आपका?
चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको, मैं करता हूं ट्राई, फिर देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। देखिए साहब, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिए वही आ जाएगी 1,20,000। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 2 महीने की वैकेंसी है और 10,000 एक्चुअल रेंट है, तो ये हो गया 20,000। सो दिस विल बी 1,00,000। म्यूनिसिपल टैक्स बताओ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? 10 ही महीने का लेंगे, 10 महीने का या पूरे 12 महीने का? म्यूनिसिपल टैक्स कितना लेना चाहिए? बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। एमसीडी को कोई मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी खाली है, किराए पर है, क्या है, वो तो अपना पूरे साल की रेंट वो लेगी और वो वही आएगा। देखिए ये वाला 10,260, जरा इसे लेस करने के बाद बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक ये सही है, इतना ही आ रहा होगा। और अब 30% भी फटाफट लिख दो, कितना आ रहा है 30%? 30% 26,922, ओके। और इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। अब बताइए कितना आ रहा है? 53,218। अब मुझे बताइए किस किस का ये आंसर आ रहा था, फटाफट बताइए कितनों ने सही कर दिया था। श्वेता श्री, सुभाशीष, पमेली, तन्वी, प्रेक्षा, संतोष। संतोष अब क्लियर है कि नहीं? इशिता, करेक्ट, सबका सही है। संतोष आपका अब समझ आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो अब सब लोग बताओ, आज के जितनी भी क्लास हमने की, पिछला टॉपिक खत्म किया और आज हमने 2 टॉपिक हाउस बॉडी के खत्म किए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? एकदम सब कुछ समझ आया है? एक भी कोई डाउट है मन में? अगर है तो पूछो और नहीं तो बताओ यस ऑल क्लियर। परफेक्टली क्लियर, वेरी गुड, पूरा क्लियर, यस ऑल क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए हमारी आज की क्लास भी सफल हुई। कल मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, कल हाउस प्रॉपर्टी खत्म कराऊंगा, चाहे मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़े, क्योंकि हम टारगेट से पीछे नहीं रह सकते। और होमवर्क जितना आज पढ़ाया वही रिवाइज कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। कल हाउस प्रॉपर्टी हम खत्म करेंगे, टारगेट से पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो सब लोग एग्री है इस बात के लिए कि हाँ सर, अगर ज़्यादा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार मेरे, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, कल मिलते हैं।